स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। आप किसी कुर्सी की बात तो नहीं करेंगे, आपसे बड़ी संजीदा और सेंसिटिव खबर है और लेकिन इसकी चर्चा हो रही है तो हम आपके सामने भी कर रहे हैं क्योंकि इससे कुछ एक सामाजिक बहस भी है और कुछ हो सकता है नियमों की बात भी इसमें हो। कैप्टन अंशुमन सिंह, शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह सियाचिन में शहीद हुए। उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, उनकी शहादत को याद किया गया। उनकी शहादत हुई थी अपने साथियों को बचाते हुए। सियाचिन में जो हट्स होती हैं उनमें आग लग गई। ये मेडिकल कोर से थे, तो ये पहले उन्होंने 3 लोगों को बचाया। उसके बाद जिस एक शेड के अंदर इनका सारा सामान, मेडिकल इक्विपमेंट, लाइफ सेविंग ड्रग्स, सब कुछ रखा हुआ था, उसने आग पकड़ ली। ये उसको बचाने के लिए उसमें कूद पड़े। डॉक्टर थे, तो इनको लगा कि अगर ये सामान जो है ये खाक हो गया तो हम यहाँ तो बाकी लोगों का क्या होगा। तो ये अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उस आग में कूद पड़े और फिर वे बाहर नहीं निकल पाए। उनकी शहादत हुई, इनको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। ये खबर आप सबने देखी। इनकी जो वाइफ हैं उनकी बात आपने सुनी लगातार। कल हमने इंडिया टीवी पर भी आपको उनकी बात सुनाई थी। उन्होंने बड़े इमोशनल तरीके से बताया। सिर्फ 5 महीने की शादी थी और कैसे उनका प्रेम हुआ, कैसे शादी हुई, सारी बातें वो बता रही थी। कैसे उनको ये संदेश मिला कि कैप्टन अंशुमान नहीं रहे। अब इस सब के बीच बयान आता है कैप्टन अंशुमान के पिता का, और पिता ये कहते हैं कि मुझे जिसने पाल पोसकर बड़ा किया, पहले इंजीनियर बनाया अपने बच्चे को, उसके बाद डॉक्टर बनाया, फिर फौज में वो गया, माँ जिसने पाला पोसा, हमें कुछ नहीं मिला उसकी शहादत के बाद। और वो कह रहे हैं, मैं पैसे के बारे में नहीं कह रहा हूँ, हमको पैसा नहीं चाहिए, 1 पैसा नहीं चाहिए, वो सारा पैसा जो है वाइफ को गया, वो ये कह रहे हैं हमें वो पैसा नहीं चाहिए, लेकिन मुझे बेटे का वो कीर्ति चक्र जो है मुझे देखने को भी नहीं मिला। वाइफ राष्ट्रपति भवन के कार्यक्रम में गई, वहाँ दिखाई ज़रूर देता है कि माताजी और पत्नी जो है साथ में जाती हैं, राष्ट्रपति जी आती हैं, उनको वो देती हैं कीर्ति चक्र, लेकिन वो कहती हैं वो वहाँ से जो उनकी वाइफ हैं वो लेकर के चली गई और वो लौटी नहीं। फिर उन्होंने आगे की बात बताई कि वो तो जब कैप्टन अंशुमन की 13वीं हो रही थी उसके बाद से ही परिवार से अलग हो गई, वो वापस ही नहीं आई। वो अपने घर वालों के साथ चली गई और फिर वो वापस नहीं लौटी। उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि आर्मी के जो रूल्स हैं जिनके मुताबिक ये तय होता है कि आखिर शहीद का वारिस किसको माना जाए, उसको नेक्स्ट ऑफ किन बोलते हैं, वो एनओके, नेक्स्ट ऑफ किन मतलब एनओके, वो एनओके रूल्स बदले जाएं। सब कुछ पत्नी को ना मिले, उसके जो परिवार है, माता है, पिता हैं, उनका भी योगदान याद किया जाए शहादत में। उनको अपने बच्चे की शहादत के बाद उनको भी कुछ मिले, ये उनका कहना है। ये बहस उन्होंने बढ़ाई। राहुल गांधी भी इस परिवार से जाकर के मिले रायबरेली में, वो भी इस परिवार से मिले। परिवार कह रहा है राहुल गांधी ने हमको आश्वासन दिया है कि हम ये मुद्दा उठाएंगे राजनाथ जी के साथ, डिफेंस मंत्री के साथ, शायद पार्लियामेंट में भी वो इस बात को करें। ये एक पक्ष है। अच्छा, एक टेक्निकल बात इसमें, आर्मी के जो रूल्स होते हैं उसके मुताबिक जैसे ही कोई व्यक्ति फौज में शामिल होता है, पहले तो अविवाहित होता है तभी वो फौज में आता है, फिर जब उसकी शादी होती है तो ऑटोमेटिकली जो वाइफ है वो नॉमिनी बन जाती है। ऑटोमेटिकली नॉमिनी वाइफ ही होती है। अब अगर उसके बाद कोई मुआवजा मिलेगा, इंश्योरेंस की रकम मिलेगी, पेंशन मिलेगी, वो वाइफ को जाएगा, अनलेस एंड अनटिल जो व्यक्ति है, जो सैनिक है, जो अफसर है, वो अपनी विल में ऐसा कुछ लिख करके जाए कि मैं चाहता हूं ये इनको मिले। विल भी लिखवाई जाती है आर्मी ऑफिसर से। तो वो विल जो थी उसमें भी पत्नी का नाम बताया जा रहा था। तो अब पत्नी का जो परिवार है वो मीडिया के सामने नहीं आए। वो ये कह रहे हैं कि हमें विवाद इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्योंकि जो हुआ आर्मी के रूल्स के मुताबिक हुआ, जो हुआ कैप्टन अंशुमन की विल में जो लिखा होगा उसके मुताबिक हुआ। तो इसमें हमारा क्या रूल है और हम पर क्यों आक्षेप लगाया जा रहा है। तो वो चूंकि कैमरे पर नहीं आए हैं, मैंने उनका एक पक्ष आपको बताया क्योंकि उनसे हमारी बात हुई है, लेकिन ऑन कैमरे पर नहीं है। मैं आपको शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह के पिता की बात जरूर सुना सकता हूं, वो सुनिए। देखिए, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। जब तक वो फोन से को बंद करती रहीं, पूजा में नहीं आई, तो एक अनन्य दुख हुआ। लेकिन जब राष्ट्रपति भवन में उन्होंने बात भी नहीं किया और सारे प्रोटोकॉल को तोड़ करके वो हम लोगों के पहुंचने से पहले चली गई, मैंने कहा कि आप दे दीजिए, हम उसके बस्ट पे लगाएंगे, फिर से सम्मान वापस करेंगे, उसका भी कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया। और हमें एक बार भी नहीं कहा कि अप्पा आप कम से कम ले करके और इसको देख लें। उस बहादुर इंसान को 26 साल पढ़ा लिखा के डॉक्टर बना के, स्मृति से संवाद टूट गया 30 जनवरी से। बस 6 फरवरी को संवाद हुआ था जब वो आई थी,
तो मैंने कहा था कि सम्मान आप देने दीजिए, अपनी उनकी माँ को लेने दीजिए, क्योंकि आप सारा पैसा ले जाइए, मुझे पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन ये सम्मान उनको लेने दीजिए, क्योंकि हमारे पास यही बचेगा और यही बचा है। तो उनके पिता ने कहा कि हम बिल्कुल अपने अधिकार का परित्याग नहीं करेंगे और जो हमें अधिकार है वो मिलना चाहिए। तो हमने कहा कि आपके अधिकार तो हैं, लेकिन क्या माँ बाप के अधिकार नहीं? जिस माँ ने 9 महीने पेट में पाला और जिस पिता ने 27 साल पढ़ा लिखा करके अपने उस किस विषम परिस्थिति में डॉक्टर बनाया, 3-3 बच्चों का पिता होकर के, तो उन्होंने कहा कि ये बात आप सरकार से कहें। ये पिता का पक्ष है और वो ये कह रहे हैं कि ये जो नेक्स्ट ऑफ किन रूल्स हैं इनके अंदर परिवर्तन किया जाना चाहिए। बाकी बातें जो हैं परिवार के विवाद की बातें, बहुत सारी बातें जो है ऑन रिकॉर्ड भी आई हैं, इसलिए हम उनका जिक्र कर देते हैं। जैसे शहीद के जो पिता हैं, इन्होंने कहा कि इन्होंने एक बात ये कह रहे हैं कि मेरी जो बहू है वो 13वीं के बाद ही छोड़ करके चली गई परिवार को। मैंने तो उनसे ये कहा था कि आप हमारे साथ रहिए, आपका हम विवाह करते हैं यहीं पर, अगर आप विवाह करना चाहती हैं तो, वरना हमारे परिवार के साथ रहिए। इसमें एक बात है, उन्होंने ये कहा कि हमने इनसे ये कहा था कि आप हमारे छोटे बेटे से शादी कर लीजिए। एक बात उन्होंने ये भी कही और उन्होंने इस बात को कैमरे पर कहा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। वरना उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा आप हमारे छोटे बेटे से शादी कर लीजिए, आप परिवार में ही रहिए, या आपको अगर कहीं और विवाह करना है तो मुझे उसमें भी आपत्ति नहीं है। ये बात भी वो कह रहे हैं। अब इस पर दूसरा पक्ष अभी नहीं आया है, कि खुल करके नहीं आया है कि आखिर क्या बात हुई कि वो पत्नी जो है अलग हो गई। क्योंकि ये कह रहे हैं कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए। सम्मान है कीर्ति चक्र, कीर्ति चक्र का मेडल तो एक ही है, वो मिलता है वाइफ को ही। ये कह रहे हैं कि मैं उनकी मूर्ति लगाना चाहता था, प्रतिमा लगाना चाहता था, मैं चाहता था उस पर वो कीर्ति चक्र रहे, वाइफ ने वो भी नहीं करने दिया। ये कह रहे हैं कि मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे जब वो मूर्ति बनवानी थी तो जो आर्मी की एल्बम थी जिसमें फोटोग्राफ होंगी सारी उनकी एज ऑफिसर, उसमें वो ताज़ा फोटो होगी कोई, उसको उसके हिसाब से हम मूर्ति बनवा लेते। मैंने फोटो मांगी, उन्होंने मुझे फोटो भी नहीं दी। ये सारी बातें ये कह रहे हैं। ये फैसला उनकी वाइफ के, शहीद की वाइफ के परिवार का फैसला है कि वो इस पर ऑन रिकॉर्ड नहीं आना चाहते। हम उनका भी सम्मान करते हैं। आरती जी, आप बताइए, आर्मी सौरभ, कोई गलत दिखाई देता है इसमें आपको? हाँ, बहुत सारी बातें मुझे आपत्तिजनक लग रही है इसमें, लेकिन पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि कैप्टन अंशुमन सिंह की जो शहादत हुई उससे बेशक माँ बाप को भी और जो उनकी पत्नी है उनका जो दुख है वो बराबर ही है। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि उनका ज़्यादा है उसका कम है, बराबर का है। और क्योंकि इनका लंबे समय से एक रिलेशनशिप भी था, 8 साल से, 8 साल से, हाँ, और शादी बेशक कुछ महीनों की थी लेकिन लंबे समय से रिश्ता था। इसलिए ये तुलना करना भी मुझे लगता है कि गलत है कि माँ बाप ज़्यादा है, पत्नी ज़्यादा है, कोई कम है। लेकिन दूसरी बात जो मुझे लगा कि 5 महीने की शादी के बाद अगर आपको सास ससुर ये कहते हैं, आप विधवा हो गए हैं और सास ससुर ये कहते कि आप हमारे छोटे बेटे से शादी कीजिए या अगर आपको दूसरी शादी करनी, अभी तो वो उस गम से बाहर ही नहीं निकल पाई होगी कि मतलब 13 दिन ही हुए और ये सब बातें हो चुकी है, तो मुझे बहुत ही आपत्तिजनक लग रही है। दूसरा ये मुझे लग रहा है कि ये ऐसी खामखा का विवाद है जो कैप्टन अंशुमन सिंह की जो याद है वो बराबर दोनों ही फैमिलीज़ में रहेगी, पत्नी में भी। और उन्होंने अपनी विल में अगर अपनी पत्नी को वो सम्मान और वो अधिकार दिया है कि उनके बाद जो भी उनका है वो उसको जाएगा, तो उस पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकते उसके माँ बाप आज की डेट में या आने वाले समय में भी, क्योंकि ये बहुत क्लियर है कि कैप्टन जो अंशुमन सिंह है उन्होंने उनका रिलेशनशिप जो था अपनी पत्नी के साथ बहुत स्ट्रांग था, पावरफुल था। अगर कोई भी उनको संदेह होता कि ये पत्नी उस अधिकार नहीं होना चाहिए उसका, या वो उस लायक नहीं उस अधिकार के लिए, तो वो विल में भी कुछ और ही लिखते। तीसरी बात मुझे लगती है कि इसमें विवाद तो होना ही नहीं चाहिए। सरकार ने दोनों पक्षों को बुलाया, दोनों फैमिलीज को बुलाया, उनकी माता भी वहाँ थी, उनकी पत्नी भी वहाँ थी। और अगर आर्मी के रूल्स हैं, सिर्फ एक फैमिली के लिए रूल्स नहीं बदले जाने चाहिए। मुझे लगता है कि इतने सारे हमारे जवान, इतने सारी फैमिलीज़, और ये अब हम नया रूल बनाए कि भाई माता पिता को भी उतना ही अधिकार होना चाहिए। कुछ सोच समझ के आर्मी ने ये रूल्स बनाए हैं। ये बहुत पुराने रूल्स है
और फैमिली स्ट्रक्चर जो है देश का, शादी के बाद जो फैमिली स्ट्रक्चर है आर्मी में, उन सबको मद्देनजर रख के ये रूल्स बनाए हैं। ठीक है। सिर्फ इस फैमिली को लेकर अब आप रूल ही बदलाएंगे, मुझे नहीं लगता है कि वो सही है। मुझे ये लग रहा है कि माँ बाप को भी समझना चाहिए कि ये छोटी महिला है, इसकी सेंसिटिविटी को समझना चाहिए और ये एक मुद्दा, नेशनल मुद्दा नहीं बनना चाहिए। वो ये एक तो ये बात बता दूं मैं, जो कैप्टन अंशुमान की वाइफ हैं वो अब विदेश चली गई हैं, वो पढ़ने के लिए गई हैं विदेश। ये हमको उनके परिवार के नजदीक लेकिन शादी नहीं की, मतलब नहीं विवाह नहीं किया उन्होंने, लेकिन किया। वो विदेश पढ़ने के लिए गई हैं। ये पता चला है उनके जहां वो रहती हैं वहीं से उनके फैमिली को जानने वाले लोगों ने बताया है। अच्छा, उनके शहीद के पिता ये कह रहे हैं कि हाँ मेरी ये बात मैंने कही थी, आप मेरे छोटे बेटे से शादी कर लीजिए। अब ऐसा कोई दबाव था ये हम नहीं जानते। वो ये भी कह रहे हैं कि मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि उनकी उम्र बहुत छोटी है, उनके सामने पूरा जीवन है और ऐसे उनको जीवन अपना अकेले रह करके काटना भी नहीं चाहिए। वो अगर भविष्य में किसी से विवाह करना चाहती होती तो मुझे उसमें कभी कोई आपत्ति नहीं होती। ये बात भी वो कह रहे हैं। अब दोनों परिवारों के बीच में क्या हुआ होगा उसमें ना हमको मालूम है, ना हमको शायद उसमें जाना चाहिए, लेकिन एक शहीद का परिवार चूंकि खुलेआम ये बात कह रहा है इसलिए हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। कोई पक्ष आपको इसमें गलत या सही दिखाई देता है? नहीं, देखिए बड़ा विचित्र है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक सैनिक की शहादत के बाद हम लोग उसके परिवार का, और मैं तो समझता हूं कि कोई भी पक्ष हो, वैसे तो किसी पक्ष को गलत कहा नहीं जा सकता, लेकिन किसी पक्ष पे चर्चा करना यही सबसे दुर्भाग्यपूर्ण, सबसे गलत यही है। और शायद राहुल गांधी नहीं गए होते मिलने, राहुल गांधी ने ये राजनीति नहीं की होती, उसके बाद अंशुमान की कैप्टन अंशुमान की माँ के वीडियो हम चैनल वालों ने नहीं चलाए होते कि अग्निवीर नहीं होना चाहिए, उसके बाद फिर चैनल वाले नहीं पहुँचे होते, हम सब लोग उसको बार बार, और हम यहाँ चर्चा नहीं कर रहे होते तो शायद ये बात नहीं होती। अब जरा सोचिए, जाने कितने परिवार होंगे वहाँ जो शहीद के माता पिता हैं, वो शायद बहू के साथ कुछ जो उसकी इच्छा रही होगी वो पूरा न करते हों। ये लड़की जिसकी उम्र इतनी कम है, अब वो कौन तय करेगा कि वो शादी करे न करे? ये कोई स्विच ऑन ऑफ है क्या कि अच्छा चलो ठीक है अब तुमको ये करना चाहिए? वो जिस तरह के रिश्ते में थी, 8 साल का उसका रिश्ता था। 8 साल तो कुछ होता ही नहीं है इमोशनल रिलेशन में। तो आपको कुछ हो गया तो क्षण भर में बरसों का हो गया, और हो सकता है कुछ ना, और किसी का 50 साल 60 साल बाद भी किसी को किसी दूसरे से प्रेम हो जाए। यहां दूसरी तरह का मसला था। और मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि ये कहने का मैं अधिकारी नहीं हूं, लेकिन कैप्टन अंशुमान के माता पिता शायद अपने बच्चे का सम्मान नहीं रख रहे। ये बिल्कुल ठीक है कि कीर्ति चक्र होता, कितना सुंदर होता है कि ये जो स्मृति सिंह है वो सबसे पहले जाती, उनके साथ परिवार में रहती, उससे अच्छा क्या होता? पूरा परिवार एक साथ हंसते खिलखिलाते रहता, उन यादों को सहेज कर उस पीड़ा को वो खुशी में बदल पाते, बहुत अच्छा होता। लेकिन अगर वो नहीं बदल पाए तो उसके पहले की कुछ कहानी है। आप क्यों चाह रहे हैं कि वो कहानी भी दुनिया के सामने आए? उसके पहले की 8 साढ़े 8 साल की कुछ कहानी होगी। क्यों आप चाह रहे हैं कि वो दुनिया के सामने, वो घर की जो चीजें हैं वो सामने खुले? मेरा ये मानना है राजनीति ने इसको इतना नीचे गिरा दिया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और कोई ये कह दे कि वो भाग गई लेके, ये शब्द मुझे इस पर ऐतराज है। वो लड़की उसका पति नहीं रहा, और जिस प्रेम में वो थी, जिस मना स्थिति में रही होगी, जो हम लोगों ने बयान सुना, अब आप उसको किस तरह से प्रस्तुत करना चाहते हैं? और मैं फिर कह रहा हूं, अपने बेटे के वीर गति को प्राप्त होने का सम्मान कीजिए। भारतीय सेना के ये नियम आज से नहीं है, जाने कितने परिवार ये कहते हैं। और ये हमेशा कहा जाता है कि जो फैमिली है, अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी पत्नी ही सबसे पहले आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि हम तो मानते हैं ना कि भाई सब कुछ छोड़ के वो उसके साथ चली आती है। माँ बाप का दर्जा बहुत ऊपर होता है, लेकिन माँ बाप का दर्जा इसीलिए ऊपर होता है कि उनके लिए अपने बेटे से बहू का कुछ रिश्ता कितना है वो तोलना, दूसरे का रिश्ता कितना है वो तोलना, कितनी कंपनसेशन राशि मिली वो तोलना, क्या कीर्ति चक्र कौन लेकर जाएगा? और कीर्ति चक्र तो एक ही रहेगा। क्या आपको बिना कीर्ति चक्र के कोई नहीं कहेगा कि ये कैप्टन अंशुमान, शहीद कैप्टन अंशुमान के माता पिता हैं? क्या उस सम्मान में कोई कमी रह जाएगी? मुझे लगता है कि इस बात को लोग सुन रहे होंगे। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, ये मत कीजिए। ये बहुत बुरा लग रहा है, हर किसी संवेदनशील व्यक्ति को बुरा लग रहा है। और अगर स्मृति और उसके परिवार वाले नहीं बोलना चाहिए, हो सकता है कि नहीं कंफर्टेबल हो सकता है लड़की इतने समय तक अगर नहीं रही है घर में तो अपनी ससुराल में कहां कंफर्टेबल रह पाती, तो अपने माँ बाप के पास चली गई, जहां उसको कंफर्ट मिलता है, जहां उसको थोड़ा सा सहानुभूति संवेदना, उधर जाए। राजनीति मत कर, राजनीति राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को करने दीजिए, आप मत कीजिए, कृपा करके मत कीजिए, बहुत बुरा लग रहा है। समीर जी,
सब मुझे लगता है कि दोनों परिवारों को अंशुमान का सम्मान बचाए रखना चाहिए। दोनों परिवारों की तरफ से गलतियां हुई है जहाँ तक मुझे लगता है। देखिए 5 महीने की शादी हुई थी और इतना कटु संबंध की पत्नी मतलब उनके लड़के के पिता को स्मृति चिन्ह पे हाथ नहीं लगाने दे रही है, घर पे नहीं आ रही, जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, तो 5 महीने में तो इतना कटु संबंध हो नहीं सकता। उसके पीछे की भी कुछ कहानी रही होगी चीज़ों को लेकर। लेकिन मुझे लगता है इसमें मनोहर पर्रिकर का मुझे एक बयान याद आ रहा है। जब मनोहर पर्रिकर गोवा के मुख्यमंत्री थे, बाद में रक्षा मंत्री बनकर जब दिल्ली आए थे, तो उन्होंने इसका जिक्र किया था। उन्होंने एक बार कहा था मनोहर पर्रिकर ने रक्षा मंत्री बनने के बाद कि हमारे पास कई इस तरह की शिकायतें आती है कि ऐसी जवान स्थिति के अंदर जब सैनिक शहीद होता है तो पत्नी तुरंत दूसरी जगह शादी कर लेती है और कई बार ऐसे देखने में आया कि माँ बाप को घर से निकाल दिया गया है। तो वो जब आश्रित हो जाते हैं, बाहर अनाथालय चले जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, तो हम इसमें विचार कर रहे हैं कि कैसा किया जाए कि माँ बाप भी, जो शहीद हुआ उसके माँ बाप भी सम्मान की जिंदगी जी सके और जो पत्नी विधवा हुई है वो भी सम्मान की जिंदगी जी सके। हालांकि मनोहर पर्रिकर ने उस समय बयान दिया था कि परिवार को मिलकर इसका रास्ता निकालना चाहिए। सरकार इसमें आने से और सेना इसमें आने से बचने की कोशिश कर रही है। लेकिन मुझे लग रहा है इस तरह के अगर वाकई आएंगे, जैसे वो यंग है, हक है उसका, वो शादी करेगी, अब कल शादी कर लेती कहीं 2 महीने बाद, 6 महीने बाद पूरा, तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स का क्या, वो पैसा तो इसलिए देता है ना कि जो विधवा हुई है वो अपना जीवन उस पैसों से व्यवसाय शुरू करे। अगर वो किसी दूसरे परिवार में चली जाती है तो मुझे लग रहा है कि जो पेरेंट्स है, जिन बच्चों को बड़ा किया है, उनका भी कुछ हक बनता है। सरकार को इसमें कोई ये कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास तो कुछ नहीं रहेगा, तो पैसा उन्होंने मांगा भी नहीं ना, उन्होंने कहा पैसा भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कीर्ति चक्र चाहिए। जो मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ उस रिपोर्ट्स के मुताबिक पैसे तो दोनों को मिले हैं। उस रिपोर्ट्स में साफ लिखा हुआ है कि 50 लाख रुपए शहीद अंशुमान की मां को, 50 लाख पत्नी को मिले। यूपी सरकार से 35 लाख शहीद की पत्नी को, 15 लाख शहीद की मां को मिले। सवाल यहां पैसे का है ही नहीं। और कैप्टन सम्मान भी बराबर के मिला है। पिता इस स्थिति में नहीं दिख रहे हैं। उनके बच्चे बड़े वेल सेटल्ड हैं और उनकी अपनी क्षमता थी कि उन्होंने अपने तीनों बच्चों को, 2 बेटे और 1 बेटी को इतना काबिल बना दिया है। उनका ये सम्मान है। मैं क्या कह रहा हूं, आप अगर वो पक्ष नहीं बोल रहा है, अगर अंशुमान की पत्नी नहीं बोल रही या कुछ भी नहीं करे, आपके बीच में 8 साढ़े 8 साल में जो भी अच्छा बुरा जो भी था उसको अब आप क्यों सामने लाना चाह रहे हैं? मेरा सवाल बस ये इतना। बहस यहीं खत्म हो जानी चाहिए या इससे नई बहस छिड़ रही है? मैं समझता हूँ बहस खत्म हो जाए बेहतर है। पहले तो एक तो अंशुमान का जो शहादत है उसको सलाम करना चाहिए, क्योंकि हम उसको भूल रहे, बाकी सारा विवाद चल रहा है। और तकलीफ और दुख को भी नहीं बांटना चाहिए कि वो उनको ज़्यादा हुई है, माँ बाप को ज़्यादा हुई है या पत्नी को ज़्यादा हुई है। सबका अपना अपना दुख होता है, अपना अपना गम होता है कि किस तरह से हम लोग कर रहे हैं। पैसे की बात मैंने भी देखी थी, जो हर्ष जी ने जिसका जिक्र कर दिया कि पैसा बराबर दिया गया है या जितना भी उसमें बनता है। लेकिन यदि ऐसी बात हो रही है तो उस पर बहस सरकार के लेवल पर अलग से हो। लेकिन मैं एक कविता जो है आपको छोटी सी सुनाना चाहता हूँ, इजाज़त हो। ये प्रमिला दीक्षित हैं, बहुत अच्छी पत्रकार है, उनकी बिना परमिशन के मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो सोशल मीडिया पर इसलिए बहुओं को लेकर है कि बहुएं भाग जाती हैं क्योंकि वो अपने हिस्से का शोक मनाना चाहती हैं। बहुएं भाग जाती हैं क्योंकि वो संपत्ति के बंटवारे की चर्चा में नहीं पड़ना चाहती। बहुएं भाग जाती हैं जब वो सांत्वना नहीं पाती। बहुएं भाग जाती हैं जब वो सम्मान नहीं पाती। बहुएं भाग जाती हैं जब वो अपनों में अकेली पड़ जाती हैं। बहुएं भाग जाती हैं जब वो असुरक्षित हो जाती हैं। बहुएं भाग जाती हैं जब अचानक ऐसे अपना भविष्य अंधेरे में पाती हैं। बहुएं भाग जाती हैं जब जीवन जीना ही सबसे बड़ी चुनौती लगने लगता है। और आखिरी 2 लाइनें, बहुएं भाग जाती हैं जब जीवन भर साथ निभाने का वायदा 5 महीने में टूट जाता है। साहसी होती हैं भागने वाली बहुएं, बस समाज के खांचे में असहाय होकर फिट नहीं बैठती ऐसी बहुएं, इसलिए बहुएं भाग जाती हैं। ये मैं बिना कमेंट के आपको सुना रहा हूँ। प्रमिला जी ने कविता लिखी है, उनके साथ माफ़ी के साथ मैं, लेकिन मुझे लगा कि इसका जिक्र अभी सामयिक है, कर देना चाहिए। चलें, ये विवाद आगे ना बढ़े, खत्म हो, यही सभी लोगों की का कहना है। हम लोग एक और खबर की तरफ अब बढ़ रहे हैं। ये भी बड़ी अजीब सी खबर है। आपने देखा होगा एक IAS अफसर महाराष्ट्र की आई, पूजा खेड़कर उनका नाम है। अच्छा, विवाद में क्यों आई थी? सबसे पहले विवाद इनका इसलिए हुआ क्योंकि आते ही इन्होंने, अभी जब इनको ज्वाइन करना था, वहाँ जाते ही इन्होंने कहा कि भाई मेरा कमरा तैयार कर दो, मुझे सरकारी गाड़ी दे दो, मेरे को सरकारी घर दे दो। ज्वाइन करने से पहले उन्होंने शर्तें रख दी। तो वहाँ जो सीनियर अफसर थे उन्होंने कहा भी इसके कुछ नियम है, उन नियमों के मुताबिक होगा। ये चाह रही थी कि ये सब पहले से हो जाए तब मैं ज्वाइन करूँ। यहाँ से विवाद उठा, लोकल लेवल पर विवाद पकड़ लिया गया। तो अब इन्होंने क्या किया, गाड़ी इनको सरकारी तो मिली नहीं, तो इन्होंने अपनी गाड़ी के ऊपर बत्ती लगा ली। अच्छा, वो गाड़ी भी कौन सी? वो ऑडी गाड़ी, ऑडी कार के ऊपर ये बत्ती लगा करके दफ्तर जाने लगी।
ये भी खटका लोगों को, ये खबर भी चल पड़ी कि भाई ऐसी भी आईएएस अफसर आएंगे भी, बिल्कुल ज्वाइन ही है, और इन्होंने तो ऑडी गाड़ी पर लाल बत्ती लगा ली, अभी तो प्रोविजन पर प्रोविजन थी। अब ये विवाद हुआ तो भाई अब ये रूल्स की बात आ गई, तो ट्रैफिक पुलिस वाले घर पहुंच गए कि आपने लाल बत्ती कैसे लगा ली है अपनी गाड़ी पर, ये अलाउड नहीं है। तीसरी बड़ी खबर बन गई। अब इस लोगों ने इस खबर की खुदाई करना शुरू की कि भाई है क्या ऐसा चक्कर। तो पता ये चला कि ये ओबीसी कोटे से आई, एक बात, ओबीसी कोटे में भी नॉन क्रीमी लेयर में आई। नॉन क्रीमी लेयर मतलब हमारे पास संपत्ति है, हम उस वर्ग में नहीं आते हैं, हम दूसरे वर्ग में आते हैं, वाकई में जो निचला वर्ग है उसमें आते हैं। ऑडी गाड़ी में चलती हैं। लोगों ने इनके पिता की खोजबीन कर ली तो पता चला कि भाई 43 लाख तो सालाना इनकम है ना, 43 लाख। पता चला 40 करोड़ की तो प्रॉपर्टी है परिवार की, असेट्स। पिता चुनाव लड़ चुके हैं, बेटी कह रही है कि मैं ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर में हूं, माता जी बंदूक भी चलाती हैं। माता जी बंदूक भी चलाती हैं कह रहे हैं। और इस सब के बाद इनका जो एटीट्यूड रहा वो, एक बात और, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के साथ साथ डिसेबिलिटी वो है, मेंटल डिसेबिलिटी, विजन इंपेयरमेंट का भी है उसमें, डिसेबिलिटी का उसका सर्टिफिकेट दिए बिना लगाया, लेकिन वो सर्टिफिकेट का पूरा जो टेस्ट होना था वो नहीं हुआ। वो भी नहीं, अब सवाल ये है सर कि डिसेबिलिटी के लिए इनको कहा गया आप एम्स जाकर के टेस्ट कराइए, कारण ये एम्स नहीं गई, तो वो प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ऑडी गाड़ी, 43 लाख सालाना इनकम, 40 करोड़ की प्रॉपर्टी परिवार की, नॉन क्रीमी लेयर में कैसे आ गई? ये दोनों सर्टिफिकेट बने कैसे? कैसे, मतलब कोई प्रक्रिया है ना। और यूपीएससी तो हमारे यहाँ का सबसे मजबूत वो माना जाता है परीक्षा का तंत्र। नहीं, सर्टिफिकेट बनना अलग बात है, सर्टिफिकेट का अप्रूवल हो जाना, वही कह रहा हूँ, कहीं बना, वो अप्रूव हो गया, वो लग गया, चेक भी होता है सर। वही तो कह रहा हूं, उसका पे जाते सारा हैं, चेक अगर वो कोई ओबीसी का सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो यूपीएससी उसको चेक करवाती है, सिर्फ आपके दिए हुए सर्टिफिकेट भरोसा नहीं करती। कैसे हो गया सर? ये तो सीधा सवाल खड़ा हो रहा है, क्या प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ है ये? जी, बड़ा मतलब यूपीएससी की परीक्षा में इस तरह मतलब इतने प्रीलिम होती है, मेंस होती है, इंटरव्यू होता है, उसकी पर्सनालिटी पूरी चेक होती है, फाइनेंशियल चेक किया जाता है, पेरेंट्स का क्या रहा है चेक किया जाता है। इतनी जांच के बाद जब कैंडिडेट जो सिलेक्ट होता है, पेरेंट्स में कोई आईएएस है, पॉलिटिकल लीडर, वो सब चेक, मुझे लग रहा है कि ये से तो नहीं गए थे। और उसके बाद जिस तरीके से उनके बारे में खबरें आ रही, मतलब कल तो खबर का यहाँ जिक्र भी कर रहा था कि वो किसी ज्वेलर के यहाँ पे गई, उन्होंने 20-25 के गहने पसंद करे और ले आई, वो बोले पेमेंट बाद में भेजूंगी। बाद में जब ज्वेलर पूछने गया तो उसको धमका दिया, तो ज्वेलर ने भी मतलब गहने भी अंदर कर लिए, ऑडी कार भी ले ली, जमीनें भी है। तो इस तरीके के अधिकारी अगर आ रहे हैं और सरकार को पता नहीं पड़ रहा है कि ऐसे अधिकारी कुर्सी पर बैठे हो, जब मामला आया था उसको वाशिम ट्रांसफर कर दिया गया। ऐसे व्यक्ति को तो बिना जिम्मेदारी ट्रांसफर कैसे, पहले इंक्वायरी करो, आप इंक्वायरी करो और बिना किसी कागज को सस्पेंड करके रखो या बिना कागज कहीं ऑफिस अटैच कर दीजिए। आप वाशिम में भेजोगे तो वाशिम में वही काम करने वाली है। और कल उनकी मदर का एक वीडियो आ रहा है कि वो रिवॉल्वर लेके हाथ में किसी किसान को या किसी को धमका रही है। तो मुझे लगता है कि पूरा परिवार ही मतलब एक से बढ़कर एक है, फादर भी है, मदर भी है, माँ बाप ऐसे होंगे तो जैसा आप सब बता रहे हैं, पूरा बैकग्राउंड चेक होता है, सारे सर्टिफिकेट जांच होती है, सब होती है, तो उस सब के बावजूद कैसे हो गया भाई? सौरभ, ये और या तो मीडिया में गलत चर्चा चल रही है तो फिर उसका खंडन किया जाए। होना चाहिए। नहीं, एक तो ये बात है कि जिस देश में नीट में लीक हो सकता है, बाकी सारे एग्जाम्स में हमने देखा किस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि यूपीएससी में भी ये हो सकता है। दूसरी बात, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा इशू उभर के आया इस एग्जाम्पल से कि जो अपने आप को ओबीसी कहता है या नॉन क्रीमी लेयर कहता है या कोई और कास्ट कैटेगरी में जो रिजर्वेशंस है, उसका मतलब नहीं है कि वो वाकई हकदार है बिल्कुल उस पोजीशन के लिए और उस सीट के लिए या उस वैकेंसी के लिए। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पे पॉलिटिक्स बहुत बड़ी लेवल की हो ही रही है, राजनीति हो ही रही है। जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो था, कास्ट रिजर्वेशंस को बढ़ा देंगे, और ये भी उन्होंने झूठ फैलाया कि आरती जी माफ कीजिए, मैं समय बहुत कम है, आप प्लीज अगर कंक्लूड सिर्फ ये कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हमें, मुझे लगता है देश को कास्ट रिजर्वेशन, ओबीसी रिजर्वेशन पे दोबारा से जांच करनी पड़ेगी, रिव्यू करना पड़ेगा। अरे आपने तो बिल्कुल ही नई बहस छेड़ दी, इस पर मुझे 6 प्रोग्राम रखने पड़ेंगे कम से कम। लेकिन एक सर बहुत शॉर्ट में, लेकिन क्या यूपीएससी पर सवाल है? मुझे लगता है रिजर्वेशन रिव्यू अलग मसला है, वो तो बिल्कुल जिसको मिल गया नहीं मिलना चाहिए। मूल सवाल क्या है? सरकार पर सवाल है। कौन सी सरकार है? महाराष्ट्र की सरकार है।
कि इतने दिनों से वो महिला है, वो आईएएस ऑफिसर के तौर पर ज्वाइन करती है, सीधे सीधे वही रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है सरकार क्या कर रही, और सारी बातें दाएं बाएं की है। अगर कोई आईएएस ट्रेनी के तौर पर ज्वाइन कर लेता है, 6-6 बार वो मेडिकल टेस्ट में, उसी दिन उसको सस्पेंड करो, खारिज करो, खुद ही मेडिकल जांच में जाएगी। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि उसके आसपास का जो प्रभाव है वो भ्रष्ट तंत्र है जो उसको यहां तक पहुंचा रहा है। ये बात करनी चाहिए, एक लाइन की बात है। बहुत शुक्रिया। आज कहानी कुर्सी में समय इतना ही था। आरती जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी, समीर जी, बहुत धन्यवाद। कल फिर मुलाकात करेंगे आपसे 1 बजे। आगे देखिए, बाढ़ में कैसे डूब गए यूपी के 800 गांव, कहां चल रहे हैं सड़कों पर स्टीमर, हाई टाइड के अलर्ट के बाद कितनी सावधान है मुंबई, राजधानी गोनिका अरोड़ा के साथ दोपहर 3 बजे।